तो एक बार क्या है, स्वागत है सभी लोगों का करियर पावर अड्डा 247 ग्वालियर पर। मैं रचित आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं फिर से बायोलॉजी की एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे और साथ साथ आप लोगों को मैं एक खुशखबरी और देना चाहता हूं। हम बायोलॉजी की भी लेक्चर सीरीज को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो कि आपको डे बाई डे मिलती रहेगी। आपको चैनल को विजिट करके यानी आपको उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, तो आपको ऑटोमेटिक इसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट वी स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो दिमाग में यही आता है कि आखिरकार ये बायोलॉजी वर्ड आया कहां से है और इसको प्रपोज किसने किया और इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बड़े सिंपली अपन को समझना है, जो बायोलॉजी वर्ड है ये टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक होता है बायोस एंड द सेकंड वन इज लोगोस। बायोस का सिंपल सा मीन्स होता है, इसका मतलब होता है लाइफ, और वहीं अगर लोगोस की बात की जाए इसका मतलब होता है स्टडी, यानी कि वी कैन से स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसको बायोलॉजी बोलते हैं। असल में लॉजी वर्ड कहीं भी लगा रहे उसका मतलब ही होता है स्टडी, है ना। जैसे पोमोलॉजी, एंथोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कई आपने शब्दों के अंत में लॉजी वर्ड लगा देखा होगा। तो ऐसे ही बायोलॉजी में लॉजी लगा हुआ है। असल में ये ग्रीक वर्ड है, इसको अपन बोलते हैं लोगोस एंड द मीन्स ऑफ लोगोस इज स्टडी। ओके, देन वी कैन से लाइफ स्टडी। एंड आपको पता है आपको कि बायोलॉजी को लाइफ साइंस भी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है। तो अब क्वेश्चन इस बात का है कि आखिरकार ये बायोलॉजी वर्ड दिया किसने है ना। तो आपको याद रखना है बायोलॉजी वर्ड जो है बेटा, इसको बहुत अपने दिमाग में नोट कर लेना, इसको सेव कर लेना कि जो बायोलॉजी वर्ड है इसको देने वाले कोई और नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट थे जिन सबका नाम आपने सुना है। इनका नाम है लेमार्क। क्या लिखा मैंने? लेमार्क। और एक और है इन्हीं के साथ में बेटा, ट्रिवेनी ट्रिवेनी वेरस, है ना, ट्रिवेनी वेरस। तो लेमार्क और ट्रेनी वेरस इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, इस वर्ड को प्रपोज किया है ना। मैं लिख दे रहा हूं उधर, लेमार्क इस वर्ड को प्रपोज किया है। तो कोई पूछे जो बायोलॉजी वर्ड है वो कहां से आया है, तो लेमार्क ने दिया है ना, और ट्रेनी वेरस ने भी दिया है। दोनों लोगों का नाम इसमें शामिल होता है। बायोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि बायोलॉजी में हमें लिविंग्स के बारे में पढ़ना होता है, केवल और केवल सजीवों के बारे में। अब क्वेश्चन इस बात का है कि हम सजीव माने किसको, लिविंग्स माने किसको हम। तो किसी भी चीज को लिविंग्स मानने के कुछ पैमाने होते हैं, कुछ मेजरमेंट होते हैं, उनको सिंपली अपन जानते हैं क्या क्या होते हैं। जैसे अगर कोई जीव रेस्पिरेशन करता है जिसको अपन कहते हैं वो श्वसन करता है ना। कोई जीव यदि सर्कुलेटरी उसके अंदर सिस्टम होता है, सर्कुलेशन होता है उसके अंदर, है ना। इसके अलावा अपन कह सकते हैं उसके अंदर मूवमेंट होता है, यानी कि वो गति करता है, मूवमेंट करता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि उसके अंदर डाइजेशन होता है। क्या होता है? डाइजेशन होता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है ना। और पता साथ साथ में उसके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्शन। तो हम कैसे पहचान करें कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो उसका सिंपल से ये सारे इसके मैंने फीचर्स लिख दिए हैं। रेस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन, यानी कि सांस लेना और छोड़ना। वही सर्कुलेशन मतलब होता है शरीर के अंदर जो अपना लिक्विड है जिसको बोलते हैं ब्लड, उसका फ्लो होना, वो सर्कुलेशन है बेटा। और आपको याद रखना है मूवमेंट मतलब होता है गति करना। जैसे हम सबके अंदर गति होती ना, एक जगह से दूसरी जगह पर अपन जा सकते हैं। डाइजेशन मतलब होता है अपन जो भी खाना खाते हैं, फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं, अपन जो भी मतलब अपन न्यूट्रिशन लेते हैं उसका बॉडी डाइजेशन करती है ना। साथ साथ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब होता है अपने शरीर की वृद्धि और विकास होना। अपन छोटे थे आज इतने बड़े हो गए, कैसे? बाय द हेल्प ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। और सबसे खास जो फीचर है हमारे ह्यूमन बींग्स होने का, पता क्या है? वो है रिप्रोडक्शन। ये सबसे खतरनाक फीचर है। कैसे है इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं, इसको अपन समझते हैं इसको अपन समझते हैं। ये अपना सबसे खास फीचर है। अब कुछ लोग इसका खंडन कर देते हैं, इसको बोलते हैं ऐसे कि भाई सांस लेना अगर सजीवों की पहचान है तो सांस तो एक गुब्बारा भी लेता है, हवा भर दी मैंने और छोड़ दी। या फिर एक स्पॉन्ज समझ लो,
आप जिस सोफे पर बैठे हैं, गद्दे पर बैठे हैं, उसमें एयर भर जाती है और आप उस पर बैठते हैं तो एयर बाहर निकल जाती है। तो इनहेल एक्सेल हो रही है, ये खंडन हो रहा है, ये कुछ बकवास सी बातें हैं, है ना। कहते हैं कि सर्कुलेशन है, समझ लो जैसे घरों में पाइपलाइन में पानी बह रहा हो, मूवमेंट हो गया किसी चीज में, है ना, डाइजेशन हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया। जैसे आप कहीं लौट कर आते हैं, देखना उसके ऊपर मिट्टी की परत जम जाती है, तो कह सकते हैं उस चीज की ग्रोथ हो रही है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो पता है ये सारी बातें गलत हो जाती हैं कब, जब हम कह देते हैं कि किसी भी लिविंग का सबसे मेन फीचर होता है, वो होता है रिप्रोडक्शन। क्योंकि इस दुनिया में ये सारे फीचर एक बार को अपन कंपैरिजन के तौर पे मान सकते हैं, लेकिन हमें लिविंग्स होने के तौर पर कुदरत ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने, बायोलॉजी ने हमें जो सबसे बड़ा फीचर दिया है वो रिप्रोडक्शन है। और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने समान जीवों को उत्पन्न करना, है ना। यानी कि हम लोगों के अंदर एक क्वालिटी होती है कि हम अपनी स्पीसीज को, अपनी ट्रेड्स को, अपने जीन्स को एक सुरक्षित रखने के लिए अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं, संतति को जन्म देते हैं, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। एक ऐसी प्रोसेस है जिससे अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये किसी भी निर्जीव में नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ सजीव में होती है। यही सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है जो हमें सबसे अलग करता है। अब आपको एक सबसे खास बात बताऊं, सुनना ध्यान से। मैंने एक वर्ड लिखा वायरस। क्या लिखा मैंने? टेबल, कुर्सी, नमकीन, बिस्किट सब निर्जीव हैं, नॉन लिविंग्स हैं। हम, तुम, डॉग, कैट, है ना, इसके अलावा ट्री, प्लांट, ये सब लिविंग्स हैं। लेकिन ये वायरस बहुत बदमाश है। ये लिविंग है और नॉन लिविंग है, कैसे कह सकते हैं इसको अपन? पता है इसको क्या बोलते हैं? वायरस को बोलते हैं लिंक बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। नॉन लिविंग्स, इसको हिंदी में बोलते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे भी हैं प्यारे से, वो भी इसमें ऐड हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। ये वायरस को वर्ड दिया जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। बहुत ध्यान से समझना, ये वायरस के लिए वर्ड यूज होता है। यानी कि वायरस ना तो जिंदा है ना मरा हुआ है, बल्कि दोनों के बीच की लिंक है। ये लिंक है कैसे? तो कहते हैं कि जब वायरस, अभी जैसे मान लिया मैं जिस क्लासरूम में आपको टीच कर रहा हूं, या आप घर पे जहां बैठे हैं, अगर वहां कहीं वायरस है तो अभी मरा हुआ है, वो नॉन लिविंग है। जैसे ही वो आपकी बॉडी में एंट्री करेगा, वो पता कैसा हो जाएगा? वो लिविंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। पता क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी में सबसे पहले पता क्या ढूंढते हैं? ये आपकी बॉडी में सबसे पहले ढूंढते हैं प्रोटीन को। किसको ढूंढते हैं? प्रोटीन को। और आपको पता होगा हमारे बॉडी में जो प्रोटीन फैक्ट्री होती है वो राइबोसोम होती है। क्या होती है? राइबोसोम। और ये क्या करते हैं? बॉडी में अंदर घुसेंगे और जाके सेल्स को हाईजैक करेंगे, और राइबोसोम को हाईजैक करके उससे बोलेंगे भाई अब तू प्रोटीन का फॉर्मेशन बॉडी के लिए नहीं करेगा, अब तू प्रोटीन का फॉर्मेशन मेरे लिए करेगा। बात समझना मेरी। वायरस आपके राइबोसोम को हाईजैक करके उससे कहते हैं कि भैया प्रोटीन अब किसके लिए बनाओगे तुम? मेरे लिए। तो इसीलिए तो वायरस जिंदा हो जाता है शरीर में आके। यानी कि वायरस आपकी बॉडी की प्रोटीन का यूज करता है। और प्रोटीन बनती कहां है? राइबोसोम में। बोलते हैं प्रोटीन हाउस, यहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है ना। तो जो वायरस होता है वो बाहर तो निर्जीव है, लेकिन किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाता है वैसे वो जिंदा हो जाता है। समझो इस चीज को, फील करो इस चीज को। बाहर तो मरा हुआ है, जैसे उसको सजीव के शरीर में घुसेड़ा वो कैसा हो गया? जिंदा हो गया। यानी कि इसीलिए अपन कहते हैं वी कैन से दैट द वायरस इज द लिंक बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। वायरस के बारे में याद रखना, ये बहुत खतरनाक है, ये दुनिया में तबाही मचा के रखा है। पता है आपको, कई कंट्री तो एक मतलब हथियार के रूप में इसका यूज करते हैं। बायो वेपन्स आपने सुने होंगे, वायरस को बना देते हैं कई। अब कहना तो नहीं चाहिए ऑन कैमरा, कई कंट्री है इसका यूज करती हैं और इसको एक टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं ऐसे करके, है ना। तो वायरस हो गया। अब आगे अपन चले हैं। सबसे पहले एक वर्ड आपके दिमाग में डालता हूं। एक साइंटिस्ट है, बहुत प्यारे से हैं, कैरोलस, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ये साइंटिस्ट हैं, बड़े शानदार हैं। कोई पूछे कहां के रहने वाले थे तो इनका आंसर आप दे देना भैया स्वीडन के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? स्वीडन के।
अच्छा, कैरोलस लीनियस के बारे में क्या खास क्वालिटी बताऊं आपको। इन्होंने एक बुक लिखी है। इन्होंने क्या लिखी है? एक बुक। और उस बुक का नाम पता क्या है? सिस्टेमा सिस्टेमा नेचुरी। इस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। इनकी एक बुक है ये। इस बुक को पूछा जाता है एग्जाम में, इन्होंने कब इसको प्रकाशित किया? तो 1735 में, 1735 में इस बुक को इन्होंने क्या किया? पब्लिश किया। इस बुक में इन्होंने पता क्या बोला है? इनने ये बोला है कि ये पूरी दुनिया है, इसमें जितने भी जीव हैं उनकी दो कैटेगरी हैं। इन्होंने जो लिविंग्स होते हैं, जो क्रिएचर्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको टू कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। कौन कौन सी? एक तो बोले ये इस धरती पर, एक तो है प्लांट्स। क्या है? प्लांट्स। और एक है एनिमल्स। इस तरीके से उन्होंने कैटेगराइज कर दिया, प्लांट्स और एनिमल, यानी कि पौधे और जंतु। और ये सारी जानकारी इन्होंने कहां लिख दी? इस बुक सिस्टेमा नेचुरी में। सुनना बहुत ध्यान से। जब अपन लिविंग्स को इस तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं तो इसको एक बायोलॉजी की एक ब्रांच बन जाती है। ये इस ब्रांच को बोलते हैं टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इसको बोलते हैं वर्गीकी। क्या बोलते हैं? वर्गीकी। यानी कोई पूछे टेक्सोनॉमी है क्या? बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें अपन ने क्या करते हैं? प्लांट्स की अलग स्टडी करते हैं और एनिमल्स की स्टडी अलग करते हैं। सीधी सी बात बोले, लिविंग्स का क्लासिफिकेशन है इसमें। If somebody asks you what is taxonomy, then you can say the branch of biology which deals with the study of the classification of livings is called taxonomy. यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? वर्ग की बोलते हैं। बात समझना मेरी ध्यान से आप। तो कैरोलस लिनियस स्वीडन के रहने वाले साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? एक बुक लिखी सिस्टेमा नेचुरी इन 1735 और उस बुक में प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग करके क्लासिफाई कर दिया इन्होंने। और पता है आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन्होंने प्लांट्स की इसमें सबसे खास बात आपको याद रखनी है, जन्मों जन्मों तक नहीं भूलनी है। इस किताब में इन्होंने 77,000 प्लांट्स का इन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है, मेंशन किया है। सोच के देखो, आपसे कह दूं मैं अभी 50 पेड़ पौधों के नाम लिखकर दिखाओ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लिखना। हो सकता है आप लिख भी दें, 100 लिख देंगे, 150 लिख देंगे। 77,000 प्लांट्स के बारे में लिखना एक वास्तव में टास्क होता है। ये साइंटिस्ट है, इन्होंने लिख के दिखाया है 77,000। और पता है एनिमल्स कितने हैं? 44,000। 44,000 एनिमल्स के बारे में लिखा है इन्होंने। 44,000 एनिमल्स। आप देख रहे हैं ना कितने खतरनाक साइंटिस्ट है। इसीलिए कैरोलस लिनियस को पता क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। और टेक्सोनॉमी क्या है मैंने बता दिया, एक ब्रांच है जिसमें अपन लिविंग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो टेक्सोनॉमी के फादर कौन है? कैरोलस लिनियस। कौन है? कैरोलस लिनियस। याद रखना इस चीज को। आप आगे बढ़ते हैं। देखो, कैरोलस लिनियस बोले कि भैया मैं अभी नहीं रुकूंगा, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं तो अभी बहुत सारी चीजों को बताऊंगा। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया? इनने एक नया काम और किया। कैरोलस लिनियस, इनका एक नया काम है, वो भी आप याद रखेंगे। इनका जो नया काम है वो भी आप याद रखेंगे। इन्होंने पता क्या किया? इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग हैं, उन लिविंग का इन्होंने नाम देना चालू कर दिया। और ये नाम पता कैसा दिया इनने नाम? इनने जो नाम दिया ना वो था वैज्ञानिक नाम। कैसा नाम था? वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम देना इन्होंने चालू किया। साइंटिफिक नेम, है ना। और पता है आपको, इस साइंटिफिक नेम जो देते थे ना ऑर्गेनिज्म का, जीवों का, उसमें उसके अंदर दो प्रकार के उसमें पद होते थे, दो पद होते थे उसमें। इसीलिए ऐसे नाम को पता क्या बोला गया? द्विनाम पद्धति। क्या नाम बोला गया? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति बोला गया इसको। क्या बोला गया इसको? द्विनाम पद्धति बोला गया, है ना। इंग्लिश में बोलते इसको बाई नॉमिनल नोमेनक्लेचर। बाई नॉमिनल नोमेनक्लेचर बोला गया इसको। बाई नॉमिनल नोमेनक्लेचर इसको बोला गया। यानी कि जो द्विनाम पद्धति है
इसके जन्मदाता कौन है पता है आपको? इसके जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता कौन है? इसके फादर बोला जाता है कैरोलस लीनियस को। इसके फादर है ये बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर के। कौन है? कैरोलस लीनियस। इतना फैक्ट आपको याद रहेगा। अब जी बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति है क्या, इसको समझते हैं बहुत ध्यान से। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन, बहुत शानदार एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा मनुष्य, आपने बचपन से मनुष्य का साइंटिफिक नेम पढ़ा होगा, होमो सेपियंस। पढ़ा है आपने? होमो सेपियंस। इसी को बोला जाता है द्विनाम पद्धति। इसमें कितने नाम आ रहे हैं? 2। बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर, सिंपल सी बात है। मैंने लिखा मोर, पिकॉक। मोर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पावो क्रिस्टेसस। क्या होता है? पावो क्रिस्टेसस। पावो क्रिस्टेसस। पावो क्रिस्टेसस इसका मोर का साइंटिफिक नेम होता है। आपसे पूछा जाए टाइगर का क्या होता है, तो टाइगर का आपको याद रखना है पैंथेरा टिग्रिस। क्या होता है? पैंथेरा टिग्रिस, ये टाइगर का नेम होता है। आपसे पूछा जाएगा कि कोबरा का साइंटिफिक नेम क्या होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, नाजा नाजा। क्या नाम इसका? नाजा नाजा। आपने एक गाना भी सुना होगा, नाजा नाजा करके एक गाना भी है ना? कोबरा का साइंटिफिक नेम है। असल में ये एशियन कोबरा का साइंटिफिक नेम है। और आपको 2-4 बताऊं, है ना? इनको याद रख लेना, एग्जाम में कई बार ये पूछते रहते हैं। इनको आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। इनको आप याद रख सकते हैं। और आपको बताता हूं, जैसे आपसे पूछेंगे गेहूं का, वीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो वीट का होता है ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टाइवम, एस्टाइवम, एस्टिवम या एस्टाइवम। पी मटर का याद रखना है, मटर का होता है पायसम सेटिवम, पायसम सेटिवम। और आपको पता, आपको चावल का भी याद रख लेना, राइस का, राइस का होता है ओराइजा सेटिवम, ओराइजा सेटिवा, ये राइस का होता है। 2 नाम है इसमें। कितने नाम है इसमें? 2। देखो, होमो सेपियंस, मोर का है पावो क्रिस्टेसस, टाइगर का है पैंथेरा टिग्रिस। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, इनकन्वीनियंस इज एक्सट्रीमली रिग्रेटेड। पैंथेरा टिग्रिस, है ना? पैंथेरा टिग्रिस। कोबरा का है नाजा नाजा, वीट का है ट्रिटिकम एस्टाइवम, और मटर का है पायसम सेटाइवम, और राइस का है ओराइजा सेटिवा। ये नाम है, आपको साइंटिफिक नेम आपको याद रखने हैं। और इसमें जो पहला वर्ड है, ये पहला वर्ड उसके पता क्या बताता है? उसके जीनस को बताता है। और दूसरा वर्ड उसकी स्पीसीज को बताता है, उसकी जाति को बताता है। और पहला शब्द उसके वंश को बताता है। कोई पूछे हम किस वंश के हैं, तो हम होमो वंश के हैं। हमारी जीनस का नाम क्या है? होमो। और हमारी स्पीसीज का क्या नाम है? सेपियंस, है ना? तो इसीलिए मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या हो गया? होमो सेपियंस। मोर का हो गया पावो क्रिस्टेसस। और आपको पता होगा मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है मोर, ठीक है? और नाजा नाजा, अच्छा मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं, कुछ बच्चों के अंदर डाउट रहता है क्या हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम रेलिवेंट होगा कि नहीं होगा। देखो, मैंने अपने जीवन के जीएस और जीके पढ़ाने की शुरुआत ही बायोलॉजी से की थी, तो कंपैरेटिवली ऐसा कह सकता हूं कि इस सब्जेक्ट में थोड़ा कंपैरेटिवली मेरा ऐसा मानना है कि मेरी प्रत्यक्ष रूप से कमांड ठीक ठाक सी है। तो मैं आपको एक बेटर कंटेंट, एक बेटर आपको कह सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होता है वो आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। और मैं इतना आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इससे आप पढ़ेंगे, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे पे आप भरोसा रखना और आप इस भरोसे से इस सफर को पूरा तय करना है आपको, ठीक है? आप इतनी सारी नई चीजें सीखने वाले हैं कि आप खुद सोचेंगे कि आपने इसमें क्या क्या पढ़ा, है ना? आगे बढ़े अपन इसी क्रम में। तो कैरोलस लीनियस के बाद हमें समझना है कि बायोलॉजी जो है, इसको अपन ने और क्या इसके साथ अपने छेड़छाड़ की है। तो जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी की अपन ने 2 ब्रांचेस बनाई। कितनी ब्रांचेस बनाई? 2। एक ब्रांच है जूलॉजी और एक ब्रांच है बॉटनी। कौन सी है? बॉटनी है। दोनों के बारे में समझेंगे। एक मैं एक ब्रांच और लिख रहा हूं माइक्रोबायोलॉजी। कौन सी है? माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में बात की जाए तो बायोलॉजी के फादर बेटा आपसे पूछे जाएंगे कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो इसका आंसर क्या होगा? इसके फादर हैं एरिस्टोटल। कौन है? एरिस्टोटल।
इसके अरस्तु इसके जनक हैं। कौन है? अरस्तु। अरस्तु इसके फादर हैं बायोलॉजी के। कौन है? अरस्तु हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि जूलॉजी के फादर कौन है, तो आपको याद रखना है जूलॉजी के फादर कौन है? जूलॉजी के भी अरस्तु ही हैं, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि जीवन केवल किसमें है? जंतुओं में है। तो जंतुओं में जीवन है, इस चक्कर में जूलॉजी को ही समझते थे कि भाई यही बायोलॉजी है ना। मतलब अब जैसे किसी ने बता दिया शेर के बारे में, तो अपन कह सकते हैं किसने बायोलॉजी के बारे में बता दिया। जब अपन ने क्लासिफाई किया जूलॉजी और बॉटनी में, तो पता चला कि शेर को जूलॉजी में रखेंगे, तो इसलिए तो एरिस्टोटल को ही जूलॉजी का फादर मानते हैं। अब आप एक चीज समझेंगे, एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी है, इस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। कौन सी बुक है? हिस्टोरिया एनिमिलिया। एनिमिलिया ये इनकी बुक है, ये हिस्टोरिया एनिमिलिया ये इनकी बुक है। हर साइंटिस्ट अपनी बुक तो लिखता है, अपनी बातें कहां लिखेगा? वो बुक में तो पब्लिश करेगा। तो सारे साइंटिस्टों की बुक मिलेगी आपको। तो एरिस्टोटल की भी बुक है हिस्टोरिया एनिमिलिया। और पता आपको, इस बुक में इन्होंने भाई साहब ने 5,000 जातियों का वर्णन किया है। अलग अलग जानवरों का वर्णन किया इन्होंने इसमें, एनिमल्स का। और साथ साथ में आपको याद रखना है कि बॉटनी के जो फादर कंसीडर किए जाते हैं, पता किसको किए जाते हैं? बचपन से आपने बहुत नाम सुना होगा, थियोफ्रास्टस। कौन है? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ बॉटनी। पूछा जाएगा बॉटनी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, क्या बोलते हैं इसको? वनस्पति विज्ञान, है ना। और जूलॉजी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। तो बॉटनी के फादर पूछे हैं तो थियोफ्रास्टस हैं। और थियोफ्रास्टस साहब की एक बुक है बढ़िया सी प्यारी सी, इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम ये इनकी बुक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। और साथ साथ में आपको यह भी याद रखना है, एक एडिशनल जानकारी के तौर पर आपसे पूछा जाएगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां पे है? आपसे पूछा जाएगा। यानी कि जूलॉजी को लेकर इंडिया में सर्वे कहां होती है, उसका हेडक्वार्टर कहां है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है। कहां पे है? कोलकाता में। और कोलकाता कहां है? वेस्ट बंगाल में है। और आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? तो ये भी आपको याद रखना है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? ये लखनऊ में है। और लखनऊ आपको पता है ये यूपी में है ना। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक है थियोफ्रास्टस की, और थियोफ्रास्टस को बॉटनी का क्या मानते हैं? इनको फादर मानते हैं ना। और जूलॉजी का फादर किसको मानते हैं? एरिस्टोटल को मानते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है, और नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ कहां पे है? कोलकाता में। लखनऊ को नवाबों का और कबाबों का शहर कहते हैं। लखनऊ पता होगा आपको, यहाँ पे टुंडे कबाब बहुत फेमस है ना। तो टुंडे कबाब की खासियत क्या है? इनको मुंह में रखते ही मेल्ट हो जाते हैं तुरंत। ऐसा मैंने खाया नहीं है, सुना है लोगों के मुंह से, उसके बेसिस पर आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। आगे अपन बढ़े। अच्छा, मैंने आपको यही बता दिया कि बायोलॉजी वर्ड है, इसको किसने प्रपोज किया था? इसको किया था लेमार्क ने। किसने किया था? लेमार्क ने किया था, ठीक है। ये वर्ड किसने दिया है? द टर्म बायोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय लेमार्क, है ना। और पता लेमार्क की एक थ्योरी है। लेमार्क अपनी थ्योरी में क्या बोलते हैं कि अगर किसी भी ऑर्गन का लगातार यूज किया जाए या उसका डिसयूज किया जाए या उसको यूज करें ही ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो जो अपन के अंदर जो ट्रेट्स आते हैं, वो जो लक्षण आते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर मैं बात बात पे ऐसे खड़ा हो जाता हूं आपको पढ़ाने के लिए, है ना, ये मेरी आदत आ रही है, तो ऐसे मेरे अंदर जो ट्रेट्स हैं, ये ट्रेट्स मेरी जो आगे की जनरेशन उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, ऐसा कहना है लेमार्क का। तो लेमार्क ने बायोलॉजी की फील्ड में काफी ज्यादा काम किया है, और लेमार्क ने ही बायोलॉजी वर्ड को कॉइन किया है, इन्होंने ही बताया है। आगे अपन बढ़े इससे, तो अपन एक चीज समझते हैं कि बायोलॉजी में अपने जो लक्षण होते हैं शरीर के, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते कैसे हैं, तो उसके लिए अपनी बॉडी में एक चीज पाई जाती है, उसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। और जीन के बारे में आप याद रखेंगे, पूछा जाएगा जीन की खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी,
तो जीन की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था? ग्रेगर जॉन मेंडल। आपने क्लास 10th में, 9th में या 12th में आपने कभी ना कभी मेंडल के आपने एक्सपेरिमेंट जरूर पढ़े होंगे। और मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पायसम सेटिवम का यूज किया था। किसका यूज किया था? पायसम सेटिवम। पायसम सेटिवम क्या है? मटर। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर का यूज किया है ना। जीन का, जीन क्या होते हैं? दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए विच ट्रांसफर अवर कैरेक्टर फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू अनदर जनरेशन, and the word gene was coined by Gregor John Mendel and also discovery has been done by Gregor John Mendel. Okay, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर खोज की थी? पायसम सेटिवम पर। ठीक है, इससे आगे बढ़े अपन, इससे आगे तो अपन समझते हैं कि जो जीन है, इस जीन को पहली बार प्रयोगशाला में किसने बनाया? आर्टिफिशियल जीन को पहली बार प्रयोगशाला में किसने बनाया? तो कोई और नहीं, इंडिया के साइंटिस्ट थे 1970 में। इनका नाम था हरगोविंद खुराना। क्या नाम था इनका? हरगोविंद खुराना। इन्होंने बनाया सबसे पहला जीन, आर्टिफिशियल जीन। सोच के देखिए आप, इंडियन साइंटिस्ट कितने आगे हैं। आर्टिफिशियल जीन बनाया इन्होंने प्रयोगशाला में। किसने बनाया? हरगोविंद खुराना। 1970 ईयर भी आपको याद रखना है। ठीक है, और साथ साथ में आपको और क्या याद रखना है वो भी देखते हैं। आपसे पूछा जाएगा, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर बता रहा हूं कि डीएनए बने किससे, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, पूछा जाएगा आपको कि जीन बने किससे होते हैं। तो जीन बेटा बने होते हैं डीएनए से। किससे बने होते हैं? डीएनए से। यानी कि अपन एरो ऊपर की ओर रखते हैं, जीन बने होते हैं डीएनए से। और डीएनए किससे बना होता है पता है आपको? डीएनए बना होता है क्रोमोसोम्स से। किससे बना है? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स किससे बने हैं? क्रोमेटिड से। किससे बने हैं? क्रोमेटिड। क्रोमेटिड थ्रेड। ये क्या होता है क्रोमेटिड थ्रेड? अपन सिंपली समझते हैं, बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि कोशिका होती है और कोशिका के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या इसको बोलते हैं केंद्रक। अब इस केंद्रक के अंदर कुछ इस प्रकार से धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ये धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इस धागे नुमा संरचना को सिंपली बोलते हैं क्रोमेटिड थ्रेड। क्रोमेटिड थ्रेड, ये क्रोमेटिड होते हैं। और पता आपको, जब इन क्रोमेटिड को बहुत सिंपली सुलझाया जाए, जब इनको सुलझाया जाए तो ये क्रोमेटिड पता कैसे दिखते हैं? जैसे मान लिया मैंने ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड जब सुलझाएंगे ना तो कुछ ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। और पता है इनको क्या बोलते हैं? बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं आप, इनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। और जब इन क्रोमोसोम्स को सुलझाएंगे ना तो ये क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे दिखेंगे, कुछ इस तरीके से। और पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डीएनए। ये बायोलॉजी में अंदर अपने चैप्टर्स हैं सारे के सारे। मैं आपको यहां तो बस एक ट्रेलर दे रहा हूं, बता रहा हूं कि ये सारी चीजें अंदर, ये केवल एक ट्रेलर है। ये अंदर डीएनए क्रोमोसोम्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और डीएनए इस पूरे बायोलॉजी की सबसे बड़ी खोज है। आपको पता होगा डीएनए की खोज एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। और आपको पूछा जाएगा कि डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो आपसे ये पूछा जाएगा तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा कि डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय एक साइंटिस्ट है, बहुत प्यारा सा, इसका नाम है एम फ्रेडरिक। क्या नाम है? एम फ्रेडरिक। इसको बोलते हैं मिस्टर फ्रेडरिक। इन्होंने खोज की थी इसकी, डीएनए की। डीएनए इसको बोलते हैं डीएनए। और डीएनए का फुल फॉर्म तो सबको ही पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये खोज किसने की थी? एम फ्रेडरिक ने की थी। एम फ्रेडरिक। लेकिन एम फ्रेडरिक से पूछा गया कि साहब इसका स्ट्रक्चर बताओ, तो एम फ्रेडरिक चुप हो गए, वो स्ट्रक्चर नहीं बता पाया इसका। फिर पता आगे चल के एक साइंटिस्ट आया, उस साइंटिस्ट का नाम था, उस साइंटिस्ट का पता क्या नाम था? उस साइंटिस्ट का नाम था वॉटसन। और भैया उसका एक सहपाठी भी था, इसको बोलते हैं, उसका नाम था क्रिक। ये वॉटसन और क्रिक ने इसका मॉडल दिया। क्या दिया इसका? मॉडल। पूछाएगा डीएनए का मॉडल दिया किसने है? देन आंसर विल बी वॉटसन एंड क्रिक। और पूछाएगा कब दिया? तो 1953 में दिया। और इन्हें मॉडल क्या दिया? पता क्या बोले कि डीएनए जो होता है ये डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है? डबल हेलिक्स। और डबल हेलिक्स का मतलब पता क्या होता है? कि डीएनए में ऐसे दो कॉइल होती हैं, एक कॉइल ये रही और एक कॉइल ये रही, इस तरीके से। इसको कॉइल बोलते हैं।
ये कुंडली है। डीएनए में कितनी कुंडली होती है? 2। डबल हेलिक्स। जो डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वॉटसन क्रिक ने। कब दिया? 1953 में। इस बात को लेकर इन दोनों को एक पुरस्कार दिया गया 1962 में, और उस पुरस्कार का नाम है नोबेल प्राइज। वो याद रखना, नोबेल प्राइज हमेशा मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है, मेडिकल के फील्ड में। बायोलॉजी में नोबेल प्राइज नहीं मिलता, मेडिसिन में मिलता है, मेडिकल फील्ड में मिलता है, मेडिकल साइंस में मिलता है। और मेडिकल साइंस से मुझे याद आया कि मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत शानदार सी, सुनना इसको ध्यान से। आपसे पूछा जाएगा कि हु वाज द फादर ऑफ मेडिकल साइंस, या हु इज द फादर ऑफ मेडिकल साइंस, कि मेडिकल साइंस के फादर कौन है, तो आपको याद रखना है मेडिकल साइंस के जो फादर हैं वो पता किसको माना जाता है? मेडिकल साइंस के फादर माने जाते हैं हिप्पोक्रेट्स को। किसको माना जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। अगर आप मेडिसिन के स्टूडेंट होते, आप एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ते, तो जिस दिन आप एमबीबीएस से पास आउट होते, आपको हिप्पोक्रेट्स की शपथ खिलाई जाती। इनको चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं, फादर ऑफ मेडिकल साइंस कहते हैं, और हिप्पोक्रेट्स की शपथ खिलाते हैं किसको? जो एमबीबीएस होल्डर्स होते हैं। यानी कि आप लिख सकते हैं कि जो एमबीबीएस करते हैं, जो लोग एमबीबीएस होल्डर्स होते हैं, उनको हिप्पोक्रेट्स की शपथ खिलाई जाती है। हिप्पोक्रेट्स की शपथ खिलाई जाती है। हिप्पोक्रेट्स की शपथ खिलाई जाती है। शपथ खिलाई जाती है। और आपको साथ साथ में यह भी याद रखना है कि अच्छा, जो मेडिकल साइंस है बेटा, इस मेडिकल साइंस में दवाइयों का एक ट्रीटमेंट का एक तरीका होता है, एक को बोलते हैं एलोपैथी। क्या बोलते हैं? एलोपैथी। जो इंग्लिश दवाइयां होती हैं उनको एलोपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोपैथी। तो एलोपैथी के फादर भी बोले जाते हैं कौन? यही बोले जाते हैं हिप्पोक्रेट्स। और ऐसे पूछा जाएगा आपसे, फादर ऑफ होम्योपैथी क्या बोला जाएगा आपसे? फादर ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी भी इलाज का एक तरीका है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास कई लोग ऐसे छोटी छोटी दवा होती हैं व्हाइट कलर की, उनको कई बार खाते हुए दिखेंगे आपको, वो होम्योपैथी की दवा होती है। असल में होम्योपैथी काम कैसे करती है? तो आपके बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उसी को स्टिमुलेट करके उसी से ही आपके बॉडी की बीमारी को सही करती है। जैसे मान लिया मेरे अंदर टाइफाइड हो गया, तो अगर मैं एलोपैथी की दवा लूंगा तो मेडिसिन जाके अपना काम करेगी, लेकिन अगर मैं होम्योपैथी की दवा लूंगा तो होम्योपैथी की दवा मेरी बॉडी को इस तरीके से प्रिपेयर करेगी कि मेरी बॉडी ही उस टाइफाइड को ट्रीटमेंट करेगी, उसका ट्रीट करेगी उसको। यानी कि अपनी बॉडी से ही काम करवाते हैं होम्योपैथी में। करवाते इसमें भी है, लेकिन इसमें एक ज्यादा तरीके से इसको स्टिमुलेट करते हैं। तो फादर ऑफ होम्योपैथी पूछे आएंगे आपसे, तो इनका नाम है हेनी मून। क्या नाम है इनका? हेनी मून। और आपको पता है हनीमून नहीं बोलना है, हेनी मून बोलना है बेटा। और याद रखना है, हेनी मून का बर्थडे आता है 10 अप्रैल को। इसी वजह से हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। याद रखना इस बात को। और साथ साथ में आपसे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस कौन है? आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, फादर ऑफ आयुर्वेदा लिख लो, बस इतने में आप समझ जाएंगे। फादर ऑफ आयुर्वेदा पता कौन है आपको? आपको याद रखना, फादर ऑफ आयुर्वेदा है चरक। और चरक की एक बुक है, इस बुक का नाम है चरक संहिता। क्या नाम है इसका? चरक संहिता। इस किताब में इन्होंने मेडिसिन के बारे में दिया है कई प्रकार की जड़ी बूटियों का वर्णन किया है चरक ने। फादर ऑफ आयुर्वेद कहते हैं। और आपको पता होगा हमारा आयुर्वेद, पूरा का पूरा आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके से काम करता है। ये शरीर में वात, पित्त और कफ, बस इन 3 चीजों पर रिसर्च पर पूरी बॉडी काम करती है इसमें, है ना। इसके ट्रीटमेंट का ये एक बेस होता है। अपनी बॉडी वात, पित्त और कफ के बिहाफ पर पूरा का पूरा आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस काम करता है। इसके फादर बोले जाते हैं चरक। और साथ साथ में याद रखना है, फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है सुश्रुत को। किसको बोला जाता है? सुश्रुत को। मैं अगली स्लाइड पर लिख रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट्स तो बना ही रहे होंगे, तो वीडियो को पॉज करके आराम से लिखते रहें इसको। आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी। सर्जरी के फादर आपसे पूछे जाएंगे, तो सर्जरी के फादर हैं सुश्रुत। कौन है? सुश्रुत। और आपसे पूछा जाएगा सुश्रुत ने क्या कोई किताब लिखी है? तो बिल्कुल लिखी है। किताब का नाम है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता। और आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि सुश्रुत संहिता में किसी भी सर्जरी करने के कितने तरीके बताए हैं?
8 तरीके इन्होंने बताया है कि चीरा लगाना, फिर उसको उसका जो उसके अंदर जो लिक्विड बनता है, फ्लूइड बनता है, उसको निकालना, फिर उसको सिलना, उसके टांके लगाना, इस तरीके से टोटल इन्होंने 8 मेथड्स बताए हैं इसके अंदर, है ना, सुश्रुत संहिता में। और आपको यह भी याद रखना है कि फादर ऑफ योगा पूछा जाएगा आपसे, कौन है फादर ऑफ योगा साइंस? तो फादर ऑफ योगा साइंस माना जाता है महर्षि पतंजलि को। किसको माना जाता है? महर्षि पतंजलि को। आप जानते होंगे पतंजलि हमारे एक इस तरीके से समझ सकते हैं ऋषि मुनि रहे हैं जिन्होंने योगा को काफी आगे बढ़ाया है, और आज पूरी दुनिया योगा से परिचित हो रही है। और 21 जून को हम क्या मनाते हैं? योग दिवस के रूप में मनाते हैं अपन, है ना। ये भी आपको याद रखनी है। तो मैंने आपको बायोलॉजी का एक बेसिक आइडिया दिया है कि हम इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब अगली क्लास से हमारा प्रॉपर टॉपिक चालू हो जाएगा, जहां से हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पार्ट 1 से लेकर अपन अलग अलग पार्ट तक जाएंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी हो, इवन आपका पीएससी का प्रीलिम्स और मेंस लेवल तक का एग्जाम हो, वहां आपके कवर करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैंने अपने करियर की शुरुआत इसी बायोलॉजी सब्जेक्ट से की थी। तो मैं आपको इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ठीक है, और जय हिंद। और यदि हमारे फाउंडेशन बैच भी चल रहे हैं कोचिंग्स में, और आप आए यहाँ आकर विजिट करें। इसका एड्रेस है फूल बाग चौराहा, और कोचिंग अपनी अड्डा 24/7 करियर पावर, यहाँ आए और हमारे फाउंडेशन बैचेस को ज्वाइन करें। मैं ही और हमारी फैकल्टी आपको पढ़ाती हुई मिलेगी। आपको क्वालिटी और एकदम शानदार एजुकेशन दी जाती है। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं आपका। थैंक यू।